हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग टंगड़ू छोड़ा स्टूडेंट्स, बुक लेना। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को वहीं तक रखते हैं और उसके बाद हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट और वाइटल टॉपिक जेईई मेंस के अंदर, जो कि एक क्वेश्चन जेईई मेंस में हर एक साल पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछने की पूरी संभावना है। तो उस टॉपिक का नाम क्या है जानना चाहेंगे? उस टॉपिक का नाम जानना चाहेंगे जिस टॉपिक के बारे में अभी हम बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है रिलेशन, जो कि 11th क्लास में भी टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर और 12th क्लास में भी है, और वो एनसीईआरटी के बेसिस पर ही उसके क्वेश्चन सारे बन जाते हैं। अगर आपको बेसिक्स इसके पता है ना, तो काफी आसान सा सवाल एक क्वेश्चन होता है, 4 नंबर उससे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर, नेगेटिव मार्किंग होने की संभावना 0.05%, यदि आप उस चैप्टर को एक बार पढ़ लिए हैं तो। ठीक है ना? तो इसलिए इस टॉपिक से आने वाला जो क्वेश्चन है ना, वो बन जाएगा। और बाकी आपको 29 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये आपका परफेक्ट हो जाएगा, तो आपको केवल 29 क्वेश्चंस पर ही दिमाग लगाना पड़ेगा। ये इस चैप्टर के क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। ठीक है ना? तो आप 4 नंबर आप आसानी से ले सकते हैं यदि आप इसको थोड़ा सा बेसिक से और फोकस से आप पढ़ ले, तो 4 नंबर आपके हाथों में पक्का है। ठीक है ना? तो 4 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता। और 4 नंबर यदि अच्छे से आ जाता है तो आप काफी सारे लोगों से आप आगे हो जाएंगे। अब प्लस मैथमेटिक्स का यदि 4 नंबर यदि आपको मिलता है मैथमेटिक्स में, तो यदि सेम टाई ब्रेकर यदि होता है, यदि किसी के 150 मार्क्स है और आपके भी 150 मार्क्स है और आपके मैथ्स में 4 नंबर यदि ज्यादा है, तो आपकी रैंकिंग पहले आती है, मतलब आपकी रैंकिंग अच्छी आती है ना? उससे अच्छी आएगी, क्योंकि मार्क्स जब सेम होता है तो मैथ्स के मार्क्स पे ही वो कैलकुलेट होता है रैंकिंग, जब टाई ब्रेकिंग होता है। जैसे फुटबॉल में आप लोगों ने टाई ब्रेकिंग सुना होगा और देखा होगा, टाई ब्रेकिंग, है ना? मतलब पूरे टाइम के बाद अगर 1-1 का यदि टाई ब्रेकिंग होता है तो 5 पेनाल्टी शूट करने पड़ते हैं। तो वो 5 पेनाल्टी शूट जो है ना, वो ये मैथमेटिक्स से डिसाइड होता है कि मैथमेटिक्स में कौन स्टूडेंट सबसे आगे है। तो मैथमेटिक्स के मार्क्स पर ही डिसाइड होता है। तो उस केस में इस टॉपिक की अहम भूमिका होती है, क्योंकि ये मार्क्स आसानी से दे देते हैं। और जो लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़े होते हैं, तो उनके लिए 4 मार्क्स काफी ये अहम हो जाते हैं और इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, या फिर ट्राई अटेम्प्ट कर लेते हैं और -1 मतलब 5 नंबर वो पीछे हो जाते हैं। तो इस चैप्टर की अहमियत आपको पता चल गई होगी, है ना? तो ये क्या कहता है ये रिलेशन चैप्टर इज ए टोटली ए लॉजिकल चैप्टर। इसको किसी भी चैप्टर से लेना देना नहीं है, इसको केवल सेट चैप्टर से थोड़ा बहुत लेना देना है। ठीक है ना? तो यदि कोई आर्ट्स का भी स्टूडेंट होगा ना, तो वो भी इस चैप्टर को है ना एक बार पढ़ लेगा ना, तो उसको आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये बेसिक चैप्टर्स है। तो आइए, रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन का रियल लाइफ में जो मीनिंग होता है, स्टूडेंट टीचर का रिलेशन, ठीक है, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, मदर सन का रिलेशन, फादर सन का रिलेशन, ठीक है ना, ब्रदर का रिलेशन, सिस्टर का रिलेशन। तो दैट इज द रियल लाइफ मीनिंग ऑफ रिलेशन, दैट इज संबंध। हिंदी की राइटिंग मेरी अच्छी है क्या हिंदी की?
आप लोगों के पास आवाज आ रही है अमरावती स्टूडेंट्स? ओके। तो ये आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिलेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, और रिलेशन टॉपिक से एक क्वेश्चन जो है जेईई मेंस 2017 के अंदर वो पक्का और पक्का आना ही है, जो भी मार्किंग स्कीम है उसके तहत। तो काफी ज्यादा संभावना है 99.99% कि ये एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आता ही है। यदि आप इस चैप्टर के बेसिक्स को यदि एनसीईआरटी लेवल पर भी यदि आप डिस्कस कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर दिलाने में आपकी काफी हेल्प करेगा, और 4 मार्क्स से आपके कितने रैंक्स इंप्रूव हो सकते हैं आप सोच सकते हैं। ठीक है ना, काफी हेल्पफुल है ये चैप्टर। ठीक है, और अब मान लेते हैं कि आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो फिर दूसरे लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्यों ना आप आगे निकले। ठीक है, तो अच्छे रैंक के लिए, अच्छे रैंक में इंप्रूव करने के लिए ये चैप्टर काफी आसानी से आपको रैंक इंप्रूव करवा देगा, बशर्ते आप इसके कुछ बेसिक्स आप सीख ले। ठीक है ना, बेसिक सीख ले और आप अप्लाई कर दे एग्जाम में। इजी है अप्लाई करना, तो आप खुद भी पढ़ चुके होंगे, 11th में भी पढ़ा होगा शायद, उम्मीद है। काफी लोग तो इस चैप्टर को पढ़ाते ही नहीं है, इस चैप्टर को काफी एंड में पढ़ाते हैं। जैसे एनसीईआरटी की बात करें, कोई एनसीईआरटी की टॉपिक पढ़ाने वाला भी यदि टीचर है तो इंडिया में लगभग 90% जगहों पे, 90% तो कह सकते हैं आराम से, हाँ 90% कह सकते हैं, तो 90% जगहों पे है ना, ये पहला चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर, रिलेशन एंड फंक्शन। बट ये रिलेशन एंड फंक्शन स्टूडेंट की जिंदगी में टीचर के द्वारा जो है ना वो सबसे एंड में आता है। पहले दूसरे चैप्टर से पढ़ा देंगे, तब एंड में इसको रिलेशन और फंक्शन को पढ़ाते हैं। तो आपके यहाँ क्या स्थिति है ये तो आप डिसाइड कर लीजिएगा। हाँ अमरावती स्टूडेंट्स, आपके यहाँ रिलेशन फंक्शन कब पढ़ाया गया था 12th में? रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक 12th क्लास में आप लोगों ने कहीं पे कोचिंग की होगी ना इस चैप्टर की, मतलब 12th की कोचिंग कहीं पे की होगी ना। तो इस चैप्टर को कब फर्स्ट में पढ़ाया गया, सेशन के फर्स्ट में पढ़ाया गया या लास्ट में पढ़ाया गया? लास्ट में पढ़ाया गया है ना। तो ये आप खुद ही देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए। टंगड़ू सोडा स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ भी यही हुआ होगा, उम्मीद है। तो मेरा गलत नहीं होता है, सारी बातें मेरी परफेक्ट और प्रैक्टिकल है। सारी चीजें मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं कि कहां से कौन लोग क्या कर रहे हैं, कौन कितने मटेरियल डिलीवर कर पा रहे हैं, कौन क्या दे रहा है स्टूडेंट को। आप जितने भी देखिए ना, इंडिया में और भी तो ऑनलाइन लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं, है ना, और लोगों के। मैं अपनी लोगों की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, बट मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मिरेकल लाइफ प्राइवेट लिमिटेड जो है ना, ये जिस शुरुआत, जिस सोच के साथ शुरू हुई है और जिस सोच के साथ ये अपना काम कर रही है, और इसी तरह से यदि ये करती रही तो आने वाले समय में ये, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस होंगी, और अभी भी है। मटेरियल डिलीवरी में इसके बराबरी का कोई भी नहीं है। आप कोई भी ऑनलाइन क्लासेस देखिए ना, ये क्वालिटी प्रॉब्लम्स जो क्लास में जो डिस्कशन होते हैं ये कहीं भी नहीं होता। किसी भी ऑनलाइन लेक्चर्स में और किसी भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, जो ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन लेक्चर्स जितने भी है, उसमें इतने क्वालिटी क्वेश्चंस जो है ना वो क्लास में कहीं भी नहीं होता। ठीक है ना, इतने डिस्कशन के साथ कि इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा टॉपिक डिलीवर करना चाहिए, ये सब बातें चल रही है। ठीक है ना, और भी आने वाले समय में और भी हम लोग डेवलपमेंट इस केस में लेके आने वाले हैं। तो अभी ठीक है, अभी हम लोग टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं अपने आप को, रिलेशन, संबंध। ठीक है ना, तो रिलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके क्लास में, आपके स्कूल के, आपके क्लास में 2 सेक्शंस हैं, ए और बी 2 सेक्शंस हैं। ठीक है, ए और बी 2 सेक्शंस है, तो इनमें जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके बीच के रिलेशंस, उनके बीच के रिलेशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो ब्रदर का रिलेशन हो सकता है, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो सकता है।
है ना? आपके स्कूल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी रिलेशन हो सकता है या नहीं? कोई भी रिलेशन पॉसिबल है। तो रिलेशन को बस इसी रियल लाइफ प्रॉब्लम से ही देखेंगे, ठीक है ना? ठीक है, काफी मुस्कुरा रहे हो भाई, क्या बात है। चलो ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा सेट का नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है? तो सेट का डिफिनीशन यदि हम पता करते हैं, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सेट? व्हाट इज सेट? ये एक सेट है, ए एक सेट है, बी एक सेट है, और इन दोनों के बीच में इन दोनों के एलिमेंट्स को अपन ने रिलेट किया है। ए को 1 से रिलेट किया है, बी को 2 से रिलेट किया है। मतलब दिस रिलेशन कैन बी रिटेन एज A1, B2, C3, D4। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना? कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई डाउट नहीं ना? हाँ, तो सेट का डिफिनीशन हम लोग बात करते हैं। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सेट? तो सेट, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सेट? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ object. A well-defined collection of object is called set. A well-defined collection of object is called set. Collection of object. Collection means समूह, ठीक है? Collection means group of objects, and this group of objects may be objects may be living as well as non-living, living as well as non-living. ये लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हो सकता है, और ये कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब जिस चीज को आपने ग्रुप में किया है ना, उस ग्रुप में आप ये बोल सके कि आप इस ऑब्जेक्ट को आपने इसमें क्यों रखा है, ठीक है ना? इस ऑब्जेक्ट को आपने इसमें क्यों रखा है, इस ग्रुप में आपने इस ऑब्जेक्ट को क्यों रखा है। जैसे मान लेते हैं आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 12th की जितने भी किताबें हैं आपके पास ग्रुप है, 12th की किताबों का ग्रुप है, तो उसमें कोई भी, उस ग्रुप में कोई भी किताब 11th क्लास का नहीं होगा। उसमें सारी की सारी किताबें क्या होंगी? 12th क्लास से रिलेटेड ही होनी चाहिए। मतलब ऐसे ग्रुप को बोलते हैं वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। मान लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, ठीक है? अब दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अभी हाल में 12th क्लास के लिए ये क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। उसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स जेईई मेंस के लिए अपियरिंग है, जेईई मेंस का एग्जाम देंगे 2 अप्रैल को, और ऑनलाइन में भी आगे देंगे। तो उसमें कोई भी बच्चा जो है वो 11th क्लास का नहीं होगा इस बैच में, या 11th क्लास का नहीं हो सकता है। तो ऐसे ग्रुप को, ये जो ग्रुप है ना, ये वेल डिफाइंड ग्रुप है। दैट वेल डिफाइंड ग्रुप इज कॉल्ड सेट, ठीक है ना? या नॉन लिविंग थिंग्स के रेस्पेक्ट में भी ले सकते हैं आप। जैसे आपके बुक में, आपके एनसीईआरटी बुक में जो रिलेशन जो टॉपिक है, रिलेशन टॉपिक के अंदर कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का नहीं आएगा। रिलेशन टॉपिक के अंदर कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो वो अगर यदि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ जाएगा तो वो ग्रुप कहलाएगा ही नहीं, वो सेट भी नहीं होगा, ठीक है ना? उसको सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? तो इस केस में आप ऐसा कर सकते हैं, तो वो सेट नहीं कहलाएगा। समझ रहे हैं ना? तो सेट का डिफिनेशन अब समझ ही गए होंगे। अब सेट कौन कौन नहीं हो सकता है, मैं इसकी बातें कर लेता हूं। जैसे द टॉप 10 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, टॉप 10 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो क्या आप इसका ग्रुप बना सकते हैं क्या? टॉप 10 बैट्समैन नहीं बना सकते। ये टॉप 10 बैट्समैन इन द वर्ल्ड जो है ना, ये चीजें जो है ना डिफाइंड नहीं है। ये आईसीसी के द्वारा ये तो रैंकिंग दिया गया है, वो तो अलग बात है, लेकिन टॉप बैट्समैन आप किसको बोलेंगे? जैसे आप हाल ही में पिछले कुछ सालों में ये एक वर्ल्ड कप, इंडिया और वेस्ट इंडीज के वर्ल्ड कप फाइनल मैच में
वेस्ट इंडीज का एक बॉलर चार गेंदों पर ही 4 6 लगा के वो मैच को ले गया, ठीक है ना। तो उस केस में वो जो बॉलर है वही अच्छा बैट्समैन कहलाएगा, टॉप बैट्समैन वही कहलाएगा। लेकिन और बाकी अगर जरूरत पड़ने पर भी सचिन तेंदुलकर जैसे लोग और भी बेस्ट बैट्समैन लोग यदि जीत उस समय नहीं दिला पाते हैं तो वो कैसे कहलाएंगे बेस्ट बैट्समैन, ठीक है ना। तो हो सकता है जिस समय जरूरत हो अब कोहली 0 पे आउट हो जाता है, तो ऐसे में बेस्ट बैट्समैन को डिफाइन कर पाना मुश्किल है। अगर मान लीजिए एक बॉल पे 6 रन ही चाहिए, 6 रन बॉलर मार दिया, रविंद्र जडेजा ने मार दिया, आर अश्विन ने मार दिया, तो उस केस में वही बेस्ट बैट्समैन कहलाएगा, क्योंकि एक बॉल में 6 रन की जरूरत थी। तो ये जो टर्म है ना टॉप 10 बैट्समैन, ये जो इसका सेट अपन नहीं बना सकते, क्योंकि ये टर्म्स जो है ना वेल डिफाइंड नहीं है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टॉप 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। क्या आप इसका सेट बना सकते हैं, द टॉप 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड? नहीं बना सकते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपके हिसाब से लायन जो है ना सबसे खतरनाक जीव जंतु है, सबसे खतरनाक है एनिमल। तो उस खतरनाक एनिमल को यदि आपके पास केज में, पिंजरे में बंद कर दिया जाए, ठीक है ना, पिंजरे में बंद किया हुआ है, तो वो आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर छोटा सा जानवर ही है, अगर वो खुला हुआ है, वो आपको नुकसान यदि पहुंचा देता है, तो उस केस में वही खतरनाक है। तो ऐसी केस में इसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोलेंगे, एंड देयरफॉर दे आर नॉट द सेट। इस ऐसे कंडीशन में वो सेट नहीं कहलाएंगे। बात समझ में आई? जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, द यंग प्लेयर्स, ठीक है ना। तो यंग प्लेयर्स आप किसको बोलेंगे? आज कोई 18 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, तो वो आज यंग है ना। यंग प्लेयर्स, यंगेस्ट क्रिकेटर है, ठीक है। लेकिन कल कोई 15 साल में आ जाएगा तो उसका रैंकिंग वो ले लेगा। तो यंग प्लेयर्स, यंग जो चीज है ना वो डिफाइंड नहीं होती। कोई मान लीजिए 40 साल के मतलब एज में भी वो अच्छा खेल रहा है, वो आज आपसे ज्यादा रन बना रहा है, तो उस केस में वही है, उसके ज्यादा रन बना रहा है मतलब यंग, मतलब काफी फुर्ती है, तो यंग तो वही कहलाएगा। पता चला कि 21 साल के एज में ही है और वो खेल ही नहीं पा रहा है, मतलब यंग का कोई उसमें गुण ही नहीं है, तो उस केस में उसको हम अपन यंग नहीं बोलेंगे। सिमिलरली ओल्ड पर्सन, तो ओल्ड आप कैसे होगा? ओल्ड तो सब लोग है, 21 ईयर्स ओल्ड, 22 ईयर्स ओल्ड, 14 ईयर्स ओल्ड, 50 ईयर्स ओल्ड, सो लाइक दैट। तो इस केस में आपका जो है ना ये नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम इसको वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोलेंगे। तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि सेट्स किसको बोलना है और किसको नहीं बोलना है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दैट ए इज इक्वल टू 1 2 3। ये किस चीज का सेट है भाई? ये नेचुरल नंबर का सेट है। ये किस चीज का सेट है? नेचुरल नंबर्स का सेट है। पहला लेटर क्या है? एन है। इसको कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। सिमिलरली बी, यदि होल नंबर की बात करें, 0 1 2 3, तो ये आपका होल नंबर हो गया। तो ये इसको W से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। है पूछिए, कुछ पूछना है क्या? है नहीं? अच्छा ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं सी सेट के बारे में। सी सेट -3 -2 -1 0 1 2 3। तो ये कौन सा, ये किस चीज का सेट है बताइए?
ये इंटीजर्स का सेट है, इंटीजर्स का सेट है। इसको आई से भी डिनोट करते हैं या जेड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना, आई और जेड से भी डिनोट करते हैं। अब डी कोई सेट है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, लाइक दैट। तो ये किस चीज का सेट है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर को किस चीज से डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रेशनल नंबर्स को आर से डिनोट करते हैं, पहला लेटर आर है तो आर से डिनोट कर दिया, ठीक है ना। रियल नंबर को आर से डिनोट किया जाता है। और ई कोई सेट है आपके पास, √2, √3, √5, लाइक दैट। तो ये किस चीज का सेट है? इरेशनल नंबर। इसको इरेशनल नंबर को किस चीज से डिनोट करते हैं? क्यूसी से, मतलब रेशनल नंबर का कंप्लीमेंट। और रेशनल और इरेशनल दोनों को मैच करवा देंगे, दोनों का यूनियन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? रेशनल नंबर, रियल नंबर, ठीक है ना। तो रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर, आइदर द नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल, दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर को क्यूसी से डिनोट करते हैं। तो देयर फॉर क्यू यूनियन क्यूसी इज इक्वल टू आर, क्यूसी इज इक्वल टू आर। इसको क्या बोलते हैं? यूनियन। ये तो पता होगा आपको, यूनियन मतलब दोनों को कलेक्ट कर देना, ठीक है ना। यूनियन का मीनिंग क्या होता है? देखिए, ए कोई सेट है आपके पास 1,2, बी कोई सेट है आपके पास 3,4, तो ए यूनियन बी क्या होगा? 2,3,4। तो ए यूनियन बी क्या होगा? 1,2,3,4। मतलब सारे को एकोमोडेट कर देना है, और सारे को एकोमोडेट कर देना है इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों को दो बार लिख देना है, ठीक है ना, एक ही बार लिखना है। सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। और सिमिलरली यदि ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? कौन सा सिंबल बोलते हैं? इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन होता है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी? ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, बता सकते हैं आप? ए माइनस बी, व्हाट इज मींट बाई ए माइनस बी? ए माइनस बी का मतलब होता है इसमें वही सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए में होंगे बट बी में नहीं होंगे। 1 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। तो a माइनस बी 1 हो जाएगा और b माइनस ए कितना होगा? b माइनस ए का मतलब होता है x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो b माइनस ए कर लीजिए, तो b माइनस ए क्या होगा? 3,4। ये चीजें समझ में आई? तो इसको आप नोट कर लीजिए फर्स्ट, चलेंगे आगे।
कर लिया। तो एक चीज कंसेप्ट है, कंसेप्ट है, कंसेप्ट है, ठीक है, और इसको दिमाग में बिठा लेना है कि कैसे अप्लाई करना है। एक कोई सेट है 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 इन सब चीजों को बोला जाता है एलिमेंट। इन सब चीजों को क्या बोला जाता है? एलिमेंट। और क्या बोला जाता है? मेंबर। और क्या बोला जाता है? मेंबर। और क्या बोला जाता है? एंट्री, है ना। तो ये सब इसके सेम है, तो एलिमेंट बोला जाता है। तो 3 सेट में है या नहीं है बताइए? 3 सेट में अवेलेबल है या नहीं है? तो है तो लिखेंगे बिलोंग्स टू ए। इसको क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। और 5 है क्या? 5 भी है, तो 5 बिलोंग्स टू ए। 6 है क्या? 6 नहीं है, तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। तो 7 तो नहीं है ना, 7 भी नहीं है। तो बी कोई सेट है आपके पास, बी कोई सेट है आपके पास 1, 2। तो बी क्या इस सेट में अवेलेबल है या नहीं है? बी क्या इस सेट में अवेलेबल है या नहीं है? तो बी क्या लिखेंगे? बिलोंग्स टू लिखेंगे क्या? बी बिलोंग्स टू नहीं लिखेंगे, बी इज ए सबसेट ऑफ ए लिखेंगे। बी इज ए क्या लिखेंगे? सबसेट ऑफ ए। व्हाट इज दिस? सबसेट ऑफ ए। और सी कोई सेट मान लेते हैं, सी कोई सेट 4, 6, 7 ले लेते हैं। तो सी क्या सेट है क्या? नहीं है ना ए में, तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, नॉट अ सबसेट ऑफ ए। समझ में आई बात? सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो बेसिकली बात क्या है ये पता चला। बेसिकली बात क्या है कि बिलोंग्स टू और सबसेट में क्या डिफरेंस है ये पता चल रहा है आपको? ये बताइए, सबसेट और बिलोंग्स टू में आपको क्या डिफरेंस है ये पता चला है या नहीं चला? हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। एक यूनिक एग्जांपल ले रहे हैं, एक यूनिक एग्जांपल ले रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुनिए, समझिए टंगरू सोडा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि आपके फ्लैट में आप लोग 4-5 लोग रहते हैं, ठीक है ना। एक ग्रुप है 5 लोगों का, वो एक फ्लैट में रहता है। तो आपका नाम यदि लिया गया, आपका नाम मान लेते हैं ए है, ठीक है। तो ये कोई व्यक्ति आपके फ्लैट के पास गया, नॉक किया और आपसे पूछा कि इज ए बिलोंग्स टू दिस फ्लैट, क्या ए इसी फ्लैट में रहता है? तो यदि जानने वाला होगा तो आपको बोला जाएगा कि हाँ ये इसी फ्लैट में रहता है, यस ए बिलोंग्स टू दिस फ्लैट। तो उस केस में किसी भी मेंबर के बारे में यदि चर्चा होगी तो बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा। किसी भी मेंबर के बारे में, उस फ्लैट के मेंबर के बारे में यदि चर्चा होगी तो किसका सिंबल आएगा? मेंबर का सिंबल आएगा, ठीक है ना। और किसी भी सबसेट, किसी भी सेट की चर्चा होगी तो क्या आएगा? किसी भी सेट की चर्चा होगी तो क्या आएगा? सबसेट का सिंबल आएगा। किसी भी सेट की चर्चा होगी तो किसका सिंबल आएगा? सबसेट का सिंबल आएगा, ठीक है ना। जैसे वर्ल्ड कप की टीम है, वर्ल्ड कप की टीम है, तो वर्ल्ड कप में बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे टीम का ग्रुप होता है। मान लेते हैं तो इंडियन टीम जो है ना, कोई गया इंडिया का मैच रेफरी, ऑस्ट्रेलिया में यदि मैच हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वहां जाके पूछने गया कि इंडियन टीम कहां पे रुकी हुई है। इंडियन टीम, कोई भी बीसीसीआई की अथॉरिटी यदि वहां गई तो किसी से भी पूछी कि ये इंडियन टीम कहां पे रुकी हुई है, तो उसमें क्या उसने पूछा कि इंडियन टीम एक छोटा सेट है, वर्ल्ड कप के बहुत सारे टीम का सेट्स में से एक जो इंडियन टीम है एक छोटा सेट है। तो ये पूछा गया कि ये इंडियन टीम कहां पे रुकी हुई है, तो उसने बताया कि यहाँ पे यस ही इज इन बी ब्लॉक, ए ब्लॉक, सी ब्लॉक, लाइक दैट। तो इसमें क्या बोला गया कि हाँ उन्होंने वो रुकी हुई है। तो इसका मतलब क्या, अपन क्या चेक कर रहे हैं? किसी भी छोटे सेट को चेक कर रहे हैं कि बड़े सेट में अवेलेबल है या नहीं है।
किसी भी छोटे इंडियन टीम को चेक किया कि इस वर्ल्ड कप टीम में अवेलेबल है या नहीं है, ये मेंबर है या नहीं है, तो उस केस में जब किसी सेट को जब चेक करेंगे तो सबसेट का सिंबल देंगे, और जब किसी एलिमेंट को चेक करेंगे तो बिलोंग्स टू का सिंबल देंगे। काफी टाइम ऐसा होता है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं बिलोंग्स टू दे दिया, सेम चीज सबसेट में दे दिया, दो ऑप्शन बिलोंग्स टू का बना दिया, दो ऑप्शन सबसेट का बना दिया, लोग कंफ्यूज हो गए बिलोंग्स टू मारे या सबसेट मारे। आंसर आते हुए आप क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ना सही नहीं मार पाते। तो इसलिए इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना। बिलोंग्स टू और सबसेट में क्या डिफरेंस है, बिलोंग्स टू और सबसेट में क्या डिफरेंस है, समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बिलोंग्स टू और सबसेट में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब रिप्रेजेंट किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। पहला आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा है आपके पास टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। रोस्टर जो है मैथमेटिशियन के नाम पे लिखा हुआ है, मैथमेटिशियन के नाम पे दिया गया है, और इसका चेहरा कैसा होता है तो आइए देख लीजिए, 1 2 3 4 5। तो ये इसमें टेबुलेट किया हुआ है, मतलब सारे डिजिट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे फॉर्म को क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म बोलेंगे। और सेम ही चीज को कहने का दूसरा तरीका कि इसी को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि x इज सच दैट इसका सिंबल क्या होता है, सच दैट का मीनिंग है, ठीक है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x कोई भी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो उसमें नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो काफी सारा होता है, बट हमें तो लिमिटेड चाहिए, 1 से लेके 5 तक ही चाहिए, तो x इज फ्रॉम 1 to 5, x इज फ्रॉम 1 to 5। तो बोथ आर द वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग। जैसे आप इससे इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर आप पुट कर दीजिए, 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे 2 मिलेगा, 3 पुट करेंगे 3 मिलेगा, 4 पुट करेंगे 4 मिलेगा, 5 पुट करेंगे 5 मिलेगा, दोनों सेम ही चीज, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म का ये है। आप कुछ क्वेश्चन को है ना सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तब हम देख पाए आपको। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, ये तो नोट हो चुका है। हाँ, तो बिल्कुल सही। तो आप लोग अच्छा स्पीड बना के रखे हुए हैं, है ना। तो आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसको सेट बिल्डर, ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, कन्वर्ट करना है इसको सेट बिल्डर में, मतलब रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है, सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्ट करना। क्वेश्चन आपके पास ये कोई सेट है आपके पास गिवन है 1 4 9 16 25, और दूसरा 1 8 27 64, और सी कोई सेट है 1/2 2/3 3/4 4/5 लाइक दैट। डी कोई सेट है A, A, 1/A is such that A belongs to natural number and A is from 1 to 5. हाँ, ठीक। तो ये जो है ना, ये पहला वाला जो है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर टू सेट बिल्डर है, इसको आपको सेट बिल्डर टू रोस्टर करना है,
सेट बिल्डर टू रोस्टर करना है ना, सेट बिल्डर टू रोस्टर करना है। तो ये 4 क्वेश्चन है, चारों को आप सॉल्व कीजिए फर्स्ट और इसको नोट कीजिए। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। हो गया? क्वेश्चन सॉल्व हो गया? हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सा स्लो चल रहा है आज। हेलो 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 हेलो, हाँ, तो ये रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना था। तो ये देखिए, सारे नंबर, सारे जितने भी मेंबर्स हैं उसकी कोई कॉमन प्रॉपर्टी पे आप नजर रखिए। कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी आप देखिए, ठीक है ना। तो कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी, ये सब नंबर्स का स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स है। तो इसलिए हम एक कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन रूल लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स की वैल्यू 1 to 5, एक्स की वैल्यू 1 to 5, ठीक है ना। और सिमिलरली बी कोई सेट है, ये नंबर्स का क्यूब है, आप देख लीजिए, एक्स क्यूब इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। सी कोई सेट है, ये इसमें क्या होगा, इसमें कैसे सॉल्व होगा, तो इसमें आप एक स्ट्रेटजी बनाइए। देखिए ये 1/2 है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक ज्यादा है, तो इसलिए आप इसमें बना लेते हैं n/n+1 इज सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
एंड n इज 1 to 4, 1 to 4, 4 ही लेंगे क्योंकि लास्ट वाला कब मिलेगा, n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4/5, 5 पुट करेंगे तो 5/6 मिलेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इसी सिमिलरली d कोई सेट है, इसमें a की प्लेस पे 1 से लेके 5 तक यदि आप पुट करें तो 1,1, 2,1/2, 3,1/3, 4,1/4 और 5,1/5। एक बार a 1 पुट कीजिए तो एक पेयर मिलेगा 1,1, 2,1/2, 3,1/3, 4,1/4। ये आसान सा है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं जल्दी। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम लोग थोड़ा कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं। कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये आप लोग जानते होंगे, पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, 11th 12th में ऑर्डर्ड पेयर। तो ए कोई सेट है आपके पास गिवन, हम इसके डायरेक्ट एप्लीकेशन पे आते हैं। ए कोई सेट आपके पास गिवन है 1, 2, 3 और बी कोई सेट आपके पास गिवन है 4, 5। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी तो 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, ये समझ में आ रहा है आपको? तो 3, 4, 3, 5, ठीक है ना, ये इजी है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? 3, 3, 6 एलिमेंट्स हो गए। देखिए इसमें 3 एलिमेंट्स है और इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो गए? 6। इसका मतलब आपको एक नोट में नोट देके लिख लेना चाहिए। नोट, इफ set A has m elements and set B has n elements, then A cross B has mn elements. Could you follow? ठीक है, तो ए क्रॉस बी में ए सेट में अगर एम रहेगा और बी सेट में, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है, एम एन एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही डीआईटी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना, मेंस में तो नहीं आएगा। डीआईटी एग्जाम, डीआईटी एग्जाम आप लोग जान रहे हैं क्या होता है? आप लोगों ने जेई मेंस और एडवांस और ये सब तो सुना होगा, एमएसटी, सीईटी, और डीआईटी एग्जाम डू यू नो? नो, डीआईटी एग्जाम, दैट इज डीआईटी का फुल फॉर्म जो होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआईटी? दैट इज व्हाट इज रिटन हियर, क्या लिखा हुआ है? डोनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डोनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब जिस कॉलेज में है ना, जिस कॉलेज में डोनेशन पे एडमिशन होता है ना, तो उसमें मतलब जैसे आपका 50 लाख लग रहा है, 50 लाख आपके मांगे जा रहे हैं, तो उस केस में आप इन क्वेश्चन का कलेक्शन करके और एक टेस्ट ले लिया, अगर आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं तो आपका 10 लाख कम हो जाएगा, 5 लाख कम हो जाएगा, है ना। अगर आप ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा 5 लाख और दे दीजिए, तब डोनेशन, तब उतने पे एडमिशन होगा।
मतलब डोनेशन का जो इंक्रीज और डिक्रीज जो है ना, ये सब क्वेश्चन पे डिसाइड होता है। तो डोनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये सारे क्वेश्चंस ये सब देखा गया है। बाकी किसी किसी स्टेट बोर्ड वाले में भी कभी शायद कभी आ जाए, ऐसा कुछ आएगा तो नहीं, ठीक है ना। तो डीआईटी में ये सब क्वेश्चन है। तो ये समझ लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आप समझ लिए। तो आप देखिए कि ए सेट आपका गिवन है और बी सेट आपका गिवन है, तो ए क्रॉस बी आपने कैसे कैलकुलेट किया। ए सेट गिवन था, बी सेट गिवन था, तो ए क्रॉस बी आपने कैसे कैलकुलेट किया। और सिमिलरली यदि आपसे पूछा जाए ए क्रॉस ए एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट होंगे, ए क्रॉस ए, तो ए सेट को एक बार वन मोर टाइम लिख लेंगे 1 2 3, और सिमिलरली 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 3 3, ठीक है ना, 3 3। तो ए क्रॉस ए आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स होंगे और आपके पास कोई कोई रिलेशन गिवन है, कोई रिलेशन गिवन है, ठीक है ना। तो कोई रिलेशन गिवन है आपके पास 1 1 2 3 3 3, ठीक है। तो आर जो सेट है ये आपका ए क्रॉस ए में अवेलेबल है या नहीं है, बताइए। आर जो सेट है वो ए क्रॉस ए में अवेलेबल है या नहीं है ना। तो है अवेलेबल, तो आप क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू का सिंबल लिखेंगे या फिर सबसेट का सिंबल लिखेंगे। तो बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं लिखेंगे, यहां पे सबसेट का सिंबल लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप किसी भी सेट को चेक कर रहे हैं, इस सेट के एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में अवेलेबल है। तो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ द रिलेशन। तो अब हम लोग रिलेशन की तरफ चलेंगे। व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन को डिफाइन करेंगे, फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे काफी सारा। तो तो रिलेशन का डिफिनीशन, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ रिलेशन। अब हम लोग रिलेशन की बात करते हैं, ये रिलेशन पहले से यहां लिखा हुआ है, रिलेशन के डिफिनीशन की बात करते हैं। ए रिलेशन डिफाइंड, a relation R on a set A, is defined as a subset of A cross A. A cross A. कोई भी रिलेशन किसी भी सेट पे जो डिफाइंड होता है वो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। ए क्रॉस ए का क्या होता है, सबसेट होता है। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ए सेट था, उसका अपन क्रॉस कैलकुलेट किए थे और आर रिलेशन आपका गिवन है, तो आर जो सेट है वो ए क्रॉस ए का क्या है, सबसेट है। ये डिफिनेशन समझ में आया सबको। कोई भी रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, रिलेशन कभी भी डिफाइंड होता है तो किसी भी सेट पे डिफाइंड होता है, ठीक है ना। रिलेशन कभी भी किस पे डिफाइंड होता है, किसी भी सेट पे डिफाइंड होता है। तो किसी भी सेट पे जो रिलेशन डिफाइंड होता है वो कैसे डिफाइंड होता है, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए मतलब ए सेट आपके पास गिवन रहेगा, उसका आप क्रॉस आसानी से निकाल सकते हैं, ए क्रॉस ए निकाल सकते हैं, और उस सेट में वो जो आर सेट गिवन रहेगा वो इसका सबसेट रहेगा। आर सेट जो गिवन रहेगा वो इसका सबसेट होगा। मैथमेटिकली व्हाट वी कैन राइट,
मैथमेटिकली R is a subset of A क्रॉस A, ये रिलेशन का डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन समझने में प्रॉब्लम है अमरावती स्टूडेंट? कोई प्रॉब्लम है पूछिए। हाँ फिर से बताओ। तो रिलेशन का डेफिनेशन, रिलेशन कभी भी किसी भी सेट पे डिफाइंड होता है। किसी भी सेट पे जो रिलेशन होता है, किसी भी सेट पे जो रिलेशन डिफाइंड होता है, दैट इज डिफाइंड एज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। उस सेट के क्रॉस का सबसेट होता है, उस सेट के क्रॉस का सबसेट होता है। जैसे अभी अभी मैंने एग्जांपल लिया था 1,2, 1,2,3, तो ए क्रॉस ए आपका क्या होगा? इस सेट का क्रॉस क्या होगा? इस सेट का क्रॉस होगा 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, बोलिए आगे 3,1, 3,2 और क्या 3,3, यही होगा ए क्रॉस ए। ठीक है, इस सेट का क्रॉस क्या होगा? यही होगा। और आर रिलेशन आपके पास कोई सेट गिवन है, आर कोई रिलेशन गिवन है, ठीक है, आर कोई सेट गिवन है, तो ये आर जो सेट होगा, क्या इसके सारे के सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में अवेलेबल हैं या नहीं है? हाँ, तो है, तो ठीक है, तो है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए लिखेंगे या बिलोंग्स टू लिखेंगे? सबसेट लिखेंगे। हाँ ठीक है, तो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, दैट इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज द आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। समझ में आया? हाँ, कोई भी चीज कहीं पे भी कोई भी डाउट हो ना, तो आप रोकिए, एकदम पूछ सकते हैं कभी भी, है ना। कोई भी चीज वो नहीं करना है कि हम लोग दूर हैं तो ऐसा कुछ, काफी नजदीक है हम लोग, ऐसा फील करना है। और कोई भी क्वेश्चन पूछिए, डालिए, आप मेल के थ्रू डालिए या फिर सामने से पूछिए, कोई भी डाउट आपका बचना नहीं चाहिए, है ना। टंगड़ू सोडा स्टूडेंट्स में तो सब लोग प्रेजेंट है भाई, लगभग सब लोग प्रेजेंट है। और अमरावती में आपके फ्रेंड कहाँ चले गए पहले जो आते थे? क्या? ओके 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 ठीक है, ठीक है, नोट हो गया होगा, है ना। तो रिलेशन का जो डिफिनेशन है, जैसे आपका एक टाइप का हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, रिलेशन डिफाइन करते हैं, जैसे ए कोई सेट आपके पास अवेलेबल है, सेट ऑफ ए इज ए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपके क्लास में सारे स्टूडेंट का क्या है? सेट है, सेट है, ये कोई कलेक्शन है ऐसा, ठीक है। और आर कोई रिलेशन आपका गिवन है, कोई दो स्टूडेंट है ए बी दो ऐसा पेयर है सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 7 फीट, 7 फीट। मतलब दो स्टूडेंट के हाइट के बीच का डिफरेंस आपके पास गिवन है, दैट इज 7 फीट।
where A and B denotes the height of the two students. ठीक है, तो क्या ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन कैसा होगा, अब बात करते हैं। तो ये जो R जो सेट है आपका, ये किस फॉर्म में है? रोस्टर दो फॉर्म होता है, सेट को रिप्रेजेंट करने का दो फॉर्म होता है, बता चुके हैं। एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है और एक कौन सा फॉर्म होता है? टेबुलर फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। और आपके पास ए जो सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो इसमें जितने भी स्टूडेंट्स आपके क्लास में होंगे उन सबका पेयर तो आप बना ही सकते हैं। ए क्रॉस ए वी कैन फाइंड आउट, ए क्रॉस ए हम लोग हाइपोथेटिकली निकाल सकते हैं। मान लेते हैं क्लास में 5 स्टूडेंट है, तो उनका पांचों का क्रॉस तो निकल ही सकता है ना, ए क्रॉस ए तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और आर कोई रिलेशन आपके पास गिवन है, ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 7 फीट, मतलब दो स्टूडेंट के हाइट के बीच का डिफरेंस कितना है? 7 फीट है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कभी? क्या कभी है ऐसा पॉसिबल कि एक स्टूडेंट का तो हाइट 7 फीट होता ही नहीं है, दो का डिफरेंस कैसे 7 फीट हो जाएगा? दो का डिफरेंस 7 फीट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है, तो नहीं हो सकता। तो ये जो आर जो सेट है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको यदि टेबुलर में कन्वर्ट करेंगे तो आर की वैल्यू क्या होगी? क्या कोई भी दो स्टूडेंट का पेयर क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? क्या नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग डिफिनीशन से क्या जानते हैं? बाय डेफिनेशन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये जानते हैं। आर की वैल्यू क्या है यहां पे? 5 है, तो पुट कर दीजिए, तो 5 इज ए सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए, ठीक है। तो 5 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इट मीन्स हम लोगों ने देखा कि नो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज ए रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब कोई भी स्टूडेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन, बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। So therefore we get phi is a subset of A cross A. Therefore this relation is defined as the empty relation. Therefore this relation is given a name, that is empty relation, and empty relation has also the other name, that is void relation, and void relation is also sometimes known as the null relation. Null relation मतलब एक ही के दो 3 नाम है, ठीक है ना। एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन, नल रिलेशन, ये समझ में आ गया? जब कोई भी एलिमेंट्स ए सेट का कोई भी एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा, मतलब फाइव जे सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए हो जाएगा, तो उस कंडीशन में वैसे रिलेशन को बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन या नल रिलेशन। अब हम लोग दूसरी चीजें बात करते हैं, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन? तो ए कोई सेट आपके पास गिवन है 1,2 और ए क्रॉस ए आप इसका आसानी से निकाल सकते हैं। ए क्रॉस ए 1,2 1,1 सॉरी 1,1 1,2 2,1 2,2 और आर कोई सेट मान लेते हैं कि आर कोई सेट आपके पास गिवन है, जितने एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में है उतने ही एलिमेंट्स आर में भी है। जो एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में है वही एलिमेंट्स एक आर में भी है।
तो उस केस में क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू A क्रॉस A होगा या नहीं होगा, बोलिए। R इज इक्वल टू A क्रॉस A होगा या नहीं? तो बाय डेफिनेशन, हम लोग डेफिनेशन से क्या जानते हैं, बाय डेफिनेशन R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A, R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। और इस केस में क्या है, R की वैल्यू क्या है, A क्रॉस A है, R की वैल्यू A क्रॉस A है, तो R का वैल्यू A क्रॉस A पुट कर दीजिए। तो देयरफॉर A क्रॉस A इज ए सबसेट ऑफ क्या हो गया, A क्रॉस A इज ए सबसेट ऑफ क्या हो गया, A क्रॉस A। ठीक है, देयरफॉर A क्रॉस A इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों के पास? हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, यूनिवर्सल रिलेशन। हाँ बोलिए, पूछिए पूछिए। यूनिवर्सल रिलेशन एक बार फिर से बताएं। ठीक है, ए कोई सेट आपके पास गिवन है, ए बी 1,2, तो आप इसका A क्रॉस A निकाल सकते हैं। A क्रॉस A निकल गया, ठीक है। और R कोई रिलेशन आपका गिवन है, जितने एलिमेंट्स A क्रॉस A में अवेलेबल हैं वही सेम एलिमेंट्स R में भी हैं। तो उस केस में R की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, A क्रॉस A के इक्वल हो जाएगी या नहीं, है ना, एक इक्वल हो जाएगी। तो डेफिनेशन क्या कहता है, R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A, तो R के प्लेस पे अपन क्या पुट कर देंगे, A क्रॉस A पुट कर देंगे। तो A क्रॉस A इज ए सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, A क्रॉस A हो जाएगा, A, एंड दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, और इसी को यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। मतलब when the every element of set A is related to each and every element of set A, then that relation is called universal relation। मतलब रिलेशन जो है ना, R में जितने भी एलिमेंट्स होंगे A क्रॉस A के यदि इक्वल होंगे, बराबर होंगे, तो उस केस में क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब रिलेशन का डिफिनीशन है, R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। यदि R का वैल्यू जब 5 हो जाएगा, R का वैल्यू जब 5 हो जाएगा, then that relation is called empty relation, and when the value of R is A cross A, then that relation is called universal relation। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। टंगडू सोडा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। What do you mean by the domain and range of a relation? डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन की बात करते हैं। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन क्या होती है? तो ए कोई सेट है आपके पास 1, 2, 3 है। तो A क्रॉस A तो इसका कुछ भी होगा, जो भी होगा, A क्रॉस A 1,1 से लेके कहां तक होगा, 3,3 तक होगा। ठीक है, और R कोई रिलेशन आपके पास इसमें गिवन है, इस सेट पे 1, 2, 3,1, ठीक है। ये आपका रिलेशन गिवन है, ये रिलेशन डिफाइंड है इस सेट पे। इस सेट पे ये रिलेशन क्या है, डिफाइंड है। देन व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन रिलेशन? देन नाउ द क्वेश्चन स्ट्राइक्स अस, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन? Now the question strikes us, what is the domain of and range of a relation? What do you mean by the domain and range of a relation? Relation का जो domain है और range है उसका क्या मतलब होता है? ठीक है, तो हम लोग इन सब सवालों के जवाब हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे अभी नेक्स्ट कुछ चंद मिनटों में।
ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि क्या होता है डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ अ रिलेशन, समथिंग लाइक दैट। तो आइए देखते हैं व्हाट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। तो डोमेन इज नथिंग बट, जैसे आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे x, y है, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, x, y है आपका, है ना। तो x, y है, तो x कोऑर्डिनेट आपका जो होता है वो कहलाता है डोमेन, x की जो वैल्यूज होती है वो कहलाती है डोमेन, और y की जो वैल्यूज होती है वो कहलाती है क्या, रेंज। जैसे आपका 1, 2 यदि कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो ये x की वैल्यू कहलाएगी और ये y की वैल्यू कहलाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड डोमेन एंड दैट इज कॉल्ड रेंज, दैट इज कॉल्ड रेंज। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब डोमेन किसको बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड डोमेन। जो पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होगा उसके कलेक्शन को क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, और दूसरा वाला जो सेट होगा उसके कलेक्शन को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो डोमेन का डेफिनेशन लिखना है, लिख लीजिए, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, और रेंज का डेफिनेशन सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट्स। तो डोमेन का डेफिनेशन जो है, ये डोमेन का डेफिनेशन है आपका। डोमेन का जो ये वैल्यू क्या होगी, डोमेन की वैल्यू 1, 2, 3, और रिलेशन और रेंज की वैल्यू क्या होगी बताइए। इस केस में रेंज क्या होगा, 2, 2, 1, मतलब 2 को एक ही बार लिखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। अमरावती स्टूडेंट्स, आपको डोमेन और रेंज ऑफ ए रिलेशन समझ में आया? ठीक है, ओके, थैंक यू। तो पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है दैट इज कॉल्ड डोमेन, एंड दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं रेंज। तो हमें कुछ क्वेश्चन आप करके दिखाइए जिससे कि डोमेन और रेंज हमें पता चले। फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, आर कोई रिलेशन है a, 1/a सच दैट a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड a इज फ्रॉम 1 to 5। तो ये सेट बिल्डर फॉर्मेट में है, तो इसको पहले टेबुलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद डोमेन और रेंज की बात करेंगे। बताइए, आंसर बताइए। इसको नोट कर लीजिए, फिर आंसर देखिए। हाँ, क्या आंसर आया भाई आपके पास? इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा बताइए। a 1 to 5 पुट करना है तो 1 पुट करेंगे तो 1/1 दैट इज 1। 2 पुट करेंगे तो 2 1/2। ये कर चुके हम लोग, सेट बिल्डर से टेबुलर में कन्वर्ट किया जाए तो वो कर लिए थे, है ना। तो 3, 1/3 और 4, 1/4 और 5, 1/5।
तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, जो पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज कॉल्ड डोमेन, पहला वाला 1, 2, 3, 4, 5, और रेंज क्या हो जाएगा दूसरा वाला 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। और इसके बाद जो टॉपिक है आपका, हाँ एक डिफिनीशन और कर सकते हैं, एक डिफिनीशन और, जैसे ए डिफिनीशन ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन, डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे आपके पास ए कोई सेट गिवन है 1, 2, 3, तो ए क्रॉस ए आपका क्या होगा, 1, से लेके 1, 2 से लेके कहां तक होगा, 3, 3 तक होगा, है ना, 3, 3 तक होगा। और आपके पास कोई आर कोई रिलेशन है 1, 2, 2 और क्या 3, 3, ठीक है, 1, 2, और 3 गिवन है। तो इस केस में आप देखिए, इसके जो डोमेन है, इसके जो पहले वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं और दूसरे वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दोनों क्या है, इक्वल है, वो दोनों क्या है, इक्वल है ना, इक्वल है। देन दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, देन दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। ऐसा रिलेशन जिसमें सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट्स, देन दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। समझ में आया आइडेंटिटी रिलेशन? ए कोई सेट होगा 1, 2 होगा, तो इस पे आइडेंटिटी रिलेशन कैसे लिखेंगे, तो 1, 1 और क्या 2, 2। जैसे ए कोई सेट रहेगा a, b है, तो इस पे आइडेंटिटी रिलेशन कैसे लिखेंगे, a, a और क्या b, b मतलब this relation is denoted by IR, relation is denoted by IR, मतलब इस सेट पे जो आइडेंटिटी रिलेशन का जो वैल्यू होगा वो a, b होगा, इस रिलेशन पे जो आइडेंटिटी रिलेशन का जो वैल्यू होगा 1, तो अब प्रॉब्लम ऑफ द डे। हाँ अभी क्लास में है भाई, क्लास में सेट बी है 6 एलिमेंट्स, सेट बी है ऑल्सो 2 elements, then total number of
then total number of is जो एग्जाम ये बता दें आपको कि निगेटिव मार्किंग पे कहाँ लेना है। आवाज आवाज